नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में हम बात करेंगे मौसम के कहर की। दरअसल प्राकृतिक आपदा तो अपनी जगह है, लेकिन प्राकृतिक आपदा के बीच में ये भी पता चल गया कि जो मनुष्य की आपदा है, प्रशासनिक आपदा है, अधिकारियों की आपदा, वो भी एक तरह से गुनाहगार के रूप में सामने आई है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। 2 दिन से मध्य प्रदेश पानी से तरबतर है। इस बार बारिश खूब हो रही है, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से भोपाल की बड़ी झील ने अपनी हद तय कर ली थी, वैसे ही निचली बस्तियों में जिस ढंग से अतिक्रमण करके घर बनाए गए, बड़ी बड़ी कॉलोनियां बन गई, उसने ये भी तय कर दिया कि किस तरह से नगर निगम की लापरवाही रही, भ्रष्टाचार रहा। चर्चा को शुरू करने के पहले आपको हम बता दें कि पूरे मध्य प्रदेश की जो ताज़ा हालत है, नर्मदापुरम यानी पुराना होशंगाबाद, जबलपुर, नीमच, भोपाल, इसके साथ साथ सागर, और एक और खबर यह है कि विदिशा के पास में इस्लाम नगर के पास एक स्टॉप डैम था, वो भी टूट गया है। 6 गांव में पानी घुसने की खबर है। तो ये चीजें बता रही है कि कहीं ना कहीं आपदा तो अपनी जगह है, लेकिन जो मनुष्यकृत आपदा है उसने संकट को और गहरा कर दिया है। आपको बता दें कि एक फैसला आया है केरल हाईकोर्ट का, जिसमें कहा गया कि अगर सड़क पर कोई गड्ढा है और उस वजह से कोई दुर्घटना होती है तो कलेक्टर जिम्मेदार होगा। जिस कलेक्टर के पास पूरे जिले की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम होता है, अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि वो कलेक्टर इन सब के लिए जिम्मेदार होगा। तो अगर भोपाल की हम बात करें, इंदौर की बात करें, ये मेट्रो सिटी में कन्वर्ट हो गए हैं। जिला प्रशासन के पास लॉ एंड ऑर्डर का काम खत्म हो गया है। प्रशासन को वो देखना चाहिए और साथ में जो गड़बड़ हो रही है उस पर भी निगाह रखने की जरूरत है। इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बात करें उसके पहले हम आपको बता दें कि भोपाल के कई इलाके, लगभग 200 कॉलोनियां पानी से परेशान है। वहां लोग 2 दिन से वहां बिजली नहीं है, लेकिन 24 घंटे से तो ये हालत है कि 100 ऐसी कॉलोनियां जहां बिजली का कोई पता नहीं है। इसने बिजली महकमे की भी लापरवाही को उजागर किया है। तो नगर निगम, जिला प्रशासन और बिजली महकमा, ये तीनों इस कुदरत के कहर में गुनाहगार साबित हुए। विस्तार से बात करेंगे। स्टूडियो में इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 2 विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल श्री रमेश शर्मा जी, सामाजिक सरोकार से जुड़े कमल राठी जी, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ पत्रकार साथी रघुवर गोहिया जी भी हैं। और इसके अलावा हमारे जबलपुर संवाददाता देवजीत देव भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सागर से हर्षित पांडे हैं और नर्मदापुरम से संजीव खापरे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रघुवर जी, आपसे मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे कि आपके क्या इलाके में क्या स्थिति है, खासतौर से सीहोर और उसके आसपास का इलाका। अब ये भी एक स्थिति है कि बारिश की वजह से रघुवर जी से दोबारा संपर्क करने की कोशिश, संपर्क टूट गया है। संजीव जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? देवजीत देव जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी राघवेंद्र जी, सुन पा रहा हूं। जबलपुर के क्या हाल है, क्योंकि वहां मशहूर है भेड़ाघाट जलप्रपात, लेकिन इस बारिश ने ये जो सारे सुनहरे स्थल है उनकी क्या दुर्दशा कर रखी है, जरूर बताएं। राघवेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आपने अभी कहा कि केरल के कोर्ट का आदेश आया है, जहां पर अगर रोड खुदी होगी तो उसका जिम्मेदार कलेक्टर होगा। मतलब ये आदेश अब मध्य प्रदेश में भी अगर अच्छा आ जाता है तो काफी अच्छा होगा। इसीलिए होगा क्योंकि जिस तरीके से जबलपुर की अगर संस्कार धानी की बात करें तो जबलपुर में जिस तरीके से कल हमने देखा कि कल सुबह से ही, मतलब कल और 2 दिन जो लगातार बारिश हुई, उसमें जबलपुर की स्थिति की अगर बात करें राघवेंद्र जी, तो पूरा जबलपुर जो है जलमग्न दिखा। मतलब जो निचला एरिया है जबलपुर का और तमाम जो मुख्य शहर का हृदय स्थल होता है, वो अगर इसकी बात करें तो वो पूरा जलमग्न दिखा। करोड़ों रुपए जो है जबलपुर के स्मार्ट सिटी ने खर्च किया, पर जबलपुर की अगर रोड की बात करें तो रोड तो बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल तरबतर रोड है जबलपुर का। पर उसके बाद भी जबलपुर के नगर निगम और स्मार्ट सिटी ने करोड़ों रुपए लगाए, पर कल जो है उसका पोल खुल गया जब यहाँ पर जबलपुर के कुछ मुख्य, जो मैं आपको नाम बताना चाहूंगा, जैसे सिविक सेंटर हो गया, यहाँ पर जो विजयनगर का एरिया है वो बता दूं आपको, धनवंतरी नगर के आपके जो कुछ क्षेत्र है वहां मैं आपको बता दूं, और ऐसे कई क्षेत्र में जो है जल भराव की स्थिति जो यहाँ पर कल देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं जबलपुर की जो अगर बात करें, स्मार्ट सिटी की बात करें, तो पोल खुलती नजर आई। करोड़ों रुपए जो है किस तरीके से होली खेली जा रही, करोड़ों रुपए की, वो यहाँ देखने को मिला राघवेंद्र जी। जी, मैं लौटूंगा आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं शोएब। शोएब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शोएब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं?
भोपाल के ताजा हाल जानने के लिए हम दोबारा शुएब से संपर्क करेंगे, लेकिन इस बीच संजीव खापरे जी, क्या हालत है नर्मदापुरम की? बिल्कुल राघवेंद्र जी, आपको बताना चाहूंगा कि नर्मदापुरम जिले में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश को लेकर कमिश्नर, कलेक्टर और एसपी सेठानी घाट पर पहुंचकर यहां पर बाढ़ की स्थिति और बिल्कुल निगरानी रखे हुए हैं। वहीं नर्मदा नदी खतरे के निशान से अभी 3 फीट ऊपर बह रही है। वहीं कमिश्नर ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से तवा बांध के इनफ्लो और आउटफ्लो और संभावित स्थिति की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। कलेक्टर, एसपी और कमिश्नर वहां जो है तवा बांध के कितने गेट खुले और क्या स्थिति है सेठानी घाट की? बिल्कुल राघवेंद्र जी, आपको बताना चाहूंगा कि तवा बांध के 13 गेट पूरे खोल दिए गए हैं और वहीं लगातार नर्मदा जी में पानी आने के कारण उसे अभी बंद कर दिया गया है, क्योंकि अब बरगी का डैम का जो लगातार आज पानी बढ़ने की संभावना और लगातार बारिश से यहाँ बाढ़ की स्थिति को खतरा बना हुआ है। उसको लेकर कलेक्टर, कमिश्नर और जल संसाधन के विभाग के पूरे अधिकारी मॉनिटरिंग पूरे सेठानी घाट में बैठे हुए हैं कि कितना पानी बरगी डैम से छोड़ा जाए, तवा पुल से कितना पानी छोड़ा जाए, जिससे निचली बस्तियों में लगातार बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। वहीं मेहमानगर, बांद्रा बांध हो, चाहे मालाखेड़ी हो, आसपास के गांव हैं जैसे बाबई है, वहाँ एसटीआर की टीम पहुंच चुकी है। होमगार्ड के जवानों की सेना तैनाती कर दी गई है। वहीं बाढ़ से स्थिति को लगातार निपटने के लिए मोटर बोर्ड और अन्य संसाधनों के साथ बाढ़ की स्थिति पूरी टीम बाढ़ राहत शिविर पहुंचाने की बिल्कुल तैयारी में जुटी हुई है। जी संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि रमेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। रमेश जी, आपने सुना किस तरह से ये जो स्थितियां हमारे पास आ रही हैं। हमने शुरुआत में कहा कि प्रकृति ने कलई खोल दी है कि किस तरह से आपने नदियों के किनारे, नाले के किनारे, तालाब, जो झील है, झीलों के किनारे आपने बसाहट होने दी, भ्रष्टाचार हुआ और अब वो सब सरकार के लिए सिरदर्द बन गए। इसको आप किस ढंग से देखते हैं? क्या ये जो गुनहगार हैं, सरकारों की गलती नहीं होती इसमें? नगर निगम का कोई अधिकारी अगर लापरवाही कर रहा है, पैसे लेकर मकान बनने दे रहा है, तो ये वो वक्त है जब उन पर जिम्मेदारी तय हो और उनको दंडित किया जाए। आपकी राय? ये बिल्कुल आपने सही बात कही। मैं इसके लिए सबसे पहले नगर निगम या किसी भी सरकार के पहले उस व्यक्ति को जिम्मेदार मानता हूं जो पानी को ना तो निकलने की जगह छोड़ रहा है, ना पानी को रुकने की जगह छोड़ रहा है, और वहां अपना मकान बना रहा है, इंक्रोचमेंट कर रहा है और उसके बाद जोड़ तोड़ करके उसको परमिशन कर रहा है। दूसरी, कहीं ना कहीं मैं एक राजनीति की भी आलोचना करूंगा। उसमें किसी दल विशेष की बात नहीं है, ये काम सभी दल करते हैं कि जो इंक्रोचमेंट में बस्तियां बस गई हैं और उनको फिर उन्होंने अस्थायी कर देंगे और उनको पट्टे दे देंगे और ये वाहवाही लूट लेंगे। आप अगर देखें राघवेंद्र जी, आपको भी याद होगा भोपाल के बड़े तालाब का कितना सिकुड़ता चला गया, पानी उसमें इकट्ठा ही नहीं हो पाता। तो अब आप नाली को भर देंगे, खाली जगह को, कितनी छोटी छोटी तलैयां थी भोपाल में जहां पानी इकट्ठा हो जाया करता था, अब सारे के सारे पाट दिए गए हैं, वहां कॉलोनियां की कॉलोनियां बस गई हैं। तो पानी निकलेगा कैसे और कहां से निकलेगा? एक बात हुई। दूसरी बात, इतना प्रचलन हो गया है, अब एसी का प्रचलन हो गया है, पेट्रोल डीजल का की गाड़ियों का जो प्रदूषण आता है वो कहीं ना कहीं मौसम को असंतुलित कर रहा है और मौसम को असंतुलित कर रहा है और बादलों की गति को प्रभावित कर रहा है। तो मोटे तौर पर कहीं ना कहीं ये जो सारी आपदा आ रही है, इस आपदा के लिए पहली जिम्मेदारी तो मनुष्य की स्वयं की है और दूसरी जिम्मेदारी निचले स्तर के, भाई कलेक्टर को आपने कह तो दिया कि गड्ढा होगा तो कलेक्टर जिम्मेदार होगा। कलेक्टर उसमें करेगा क्या? वहां का दरोगा होता है, वहां एक सिपाही होता है, वहां का एक इंस्पेक्टर होता है। इन सब लोगों की जवाबदारी है कि उन पर कार्रवाई हो, उनको निकाल करके बाहर किया जाए, उनको सस्पेंड किया जाए जहां पर अगर ऐसा होता है और इंक्रोचमेंट अगर बढ़ता है। तो मैं समझता हूं इसमें सामाजिक जागरण की बहुत आवश्यकता है राघवेंद्र जी। एक बार गड्ढे में हम गिर चुके, एक बार ठोकर लग चुकी, एक मौसम में हम बाढ़ से परेशान हो चुके, तो भविष्य में तो उस ठोकर से स्वीकार करें। बस एक बार हाय तौबा कर ली फिर, लेकिन रास्ता नहीं बदलते, रास्ता वही करते हैं। असल में मनुष्य तो भीड़ की तरह होता है, उसका कोई बुद्धि तो होती नहीं, इसलिए तो सिस्टम बना है, प्रशासन है, नगर निगम है और सरकारें हैं। यही तो जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों की तरह अपना हित देखते, लोभ में आते, लालच में आते। ये आध्यात्मिक पक्ष के साथ साथ प्रशासनिक पहलू पर भी हम बात करेंगे। राठी जी, आपसे चर्चा करूं उसके पहले हमारे साथ हर्षित पांडे सागर से जुड़ गए। हर्षित जी, बहुत संक्षेप में बताइए बुंदेलखंड के क्या हाल है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार बारिश ने सभी की कमर तोड़ रखी है, तो ना सभी जगह की जो नदी नाले जो है उफान पर है। सागर में भी
कई क्षेत्रों में जो वार्डों में है जो वहां पे पानी भरा हुआ है, लोगों ने चक्का जाम भी किया, प्रदर्शन भी किया। लेकिन प्रशासन की बात कहें तो सागर से जो विधायक हैं शैलेंद्र जैन सहित तो जो कलेक्टर दीपक आर्य, नगर निगम कमिश्नर सहित तमाम जो अधिकारिक लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने सुबह से ही जायजा किया। महापौर भी इस बारिश के दौर पर जायजा लेने शहर के भ्रमण पर निकले हुए पहुंचे। लेकिन आपको बताएं जो शहर है वो काफी पानी की बारिश की वजह से जो है पानी पानी हो चुका है। चाहे नालों की बात कहें, नदी नाले सभी उफान पर हैं। तमाम जो प्रकार की प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं उसकी जो है कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग के लिए प्रशासन भी सजग हो चुका है। लेकिन जो हालात है ज्यादा प्रभावित हुआ हो सागर का वो बताएं आप, जहाँ सबसे बुरे हाल हैं। ग्रामीण इलाकों में जो है जो नदी है, बीना नदी हुई, धसान नदी जो सागर से जुड़ी हुई है, यहाँ पर ये उफान पर हुए हैं। यहाँ पर रेस्क्यू भी किया गया है। कई लोगों एक परिवार के कई लोग फंस गए थे, लेकिन रेस्क्यू कर उनको निकाल लिया गया है। अभी जो जानकारी आ रही है राहतगढ़ के पास एक बीना नदी पर भी एक बस जो है पुल से क्रॉस हो रही थी, तो वो भी वहां होने के कारण रुक गए, परेशान हुए। लेकिन उसके बाद जो है रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों को बस से निकाला जा रहा है। तो तमाम किसी बड़े हादसे की कोई बड़ी दुर्घटना की खबर तो नहीं है? कोई जनहानि, कोई धनहानि या मवेशी या पशु बह गए हों? जी बिल्कुल, मवेशियों की बात कही जाए तो सागर के जो बेलहरा पास में एक नदी से जो है मवेशी बहे हुए हैं। लेकिन इस तरह की किसी बड़ी जनहानि की अभी तक बात तो सामने निकल कर नहीं आई है। लेकिन जो प्रशासन जो है वो इसमें मुस्तैद लगा हुआ है। जी ठीक है हर्षित जी। राठी जी, आपने सुना हर्षित को भी, नर्मदा प्रमुख को भी हमने वहां से जौलपुर की बात हुई। सीधी सी बात है कि इस पूरे मामले में जो प्रकृति उसने बता दिया कि जमीन पर गुनाहगार कौन है। नगर निगम की हम बात कर रहे हैं। रमेश जी ने कहा कि कलेक्टर कहाँ ध्यान देगा। बेशक कलेक्टर सब जगह नहीं पहुंच सकता, लेकिन एक तरह से जो एक पुरानी कहावत है कि अगर सरकार का इकबाल बुलंद होता है तो फिर कई बार कलेक्टर को हर जगह जाने की जरूरत नहीं होती है। इकबाल बुलंद होने की जरूरत है। जो स्थितियां नगर निगम की तरफ से हो रही हैं, वो पैसे लेकर कॉलोनियां बना देते हैं, बाद में वो कानूनी घोषित हो जाती है, शुरू में वो गैर कानूनी होती है, अवैध होती है। आपकी राय की इस पूरे मामले में जो अकाउंटेबिलिटी की बात है, जिम्मेदारी की बात है, बेशक जनता की गलती है, लेकिन आखिर उस गलती को रोकने के लिए प्रशासन है। नगर निगम में इतना बड़ा अमला है, करोड़ अरबों रुपए की सैलरी बढ़ती है, तो आखिर वो करते क्या है? एक बात मैं और बोलूंगा कि जो स्थिति आमतौर पर है, भोपाल की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे देश भर के हालात है कि सरकारी जो कर्मचारी है उसमें से बहुत सारे अब काम नहीं करने की तो तनख्वाह लेते हैं और काम करने का की रिश्वत लेते हैं। ये स्थिति पड़ रही है। ऐसे में कलेक्टर को सख्ती से अब काम करने की जरूरत है, चाहे वो भोपाल कलेक्टर हो या किसी भी जिले की बात हो। आपकी राय? देखिए, ऐसा है कि भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं आई, योजनाओं के तहत इन्हीं सब चीज़ों पे काम होना था, जो कि आज कैसे हुए, क्या हुए, इसकी खोल प्रकृति ने ही अपने आप बता दिया कि कहाँ गलतियां हुई हैं। मुझे ये लगता है कि भोपाल में माननीय मुख्यमंत्री जी को शायद आपके माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि भोपाल में डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, इसके अलावा IIT खड़गपुर का भी यहाँ हाइड्रोलॉजी इंस्टीट्यूट है, तो क्यों ना एक कमिटी बना के, जैसे 74-75 में भोपाल में बाढ़ आई थी, तो माननीय बुश साहब उस समय यहाँ शायद कमिश्नर या भोपाल आयुक्त थे, भोपाल नगर निगम के प्रशासक हुआ करते थे। तो उनने नरोना साहब के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी जिसने भदभदा के डैम के गेट कब खोलने, कौन से महीने में क्या लेवल रखना है, कैसे उसकी मॉनिटरिंग करनी है, उसका पूरा उल्लेख किया, जिसको मेरे ख्याल से आज तारीख तक उसी आधार पर सब काम हो रहा है। 76 का आप समझ लीजिए 2022 तक भी कमेटी की रिपोर्ट कोई नहीं देता, लेकिन मेरी कई अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने बताया साहब फार्मूला वही है जो उनने अपनाया था। तो ऐसे ही एक कमेटी, क्योंकि अभी बारिश है, कमेटी महीने भर बाद नहीं चलेगी, अभी पानी अपने स्थान बता रहा है कि हम कहां तक पहुंचे हैं, वो कीचड़ से, पेड़ पौधों से, सब चीजों से चिन्हित हो जाता है। तो एक कमेटी तत्काल प्रभाव से हर जिले में डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ कलेक्टर या भोपाल संभाग कमिश्नर, तो ऐसे हर संभाग के कमिश्नर के मध्यस्थ एक कमेटी का करके 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का समय, कि 5 दिन में आपको पूरे शहर को या पूरे गांव को, अपने कस्बे को देख के उसकी रिपोर्ट लेनी है, मार्क्स लेने हैं। आजकल टेक्नोलॉजी है, मशीन लेके जाएं, डिमार्केट कर दें, वैसी जैसे जमीन नापने के लिए इनके पास टावर्स लग गए हैं, उसी आधार पे सब नप जाएगा, जीपीएस से सारी लोकेशंस आ जाएंगी और उसका बकायदा नक्शा होके, मेरे हिसाब से ये काम अगर सरकार चाहे तो महीने भर का भी काम नहीं है, चिन्हांकन 4 दिन में, बाकी फार्मूला पूरा करते हुए महीने भर में चिन्हांकन कर दें। उसी आधार पे शहर के, मध्य प्रदेश के जो भी मास्टर प्लान बनने, जोनल प्लान बनने, उसको उसमें इनकॉर्पोरेट कर लें, तो ये सारी समस्या भविष्य के लिए हम अच्छा कर सकते हैं। जो हो गया उसके लिए तो सब वो प्रकृति ने दिखा दिया। मैं इस पूरे मामले में अगले दौर की बातचीत में वक्त कम रहेगा, बता दूं कि जो स्थितियां सड़क
समंदर बन गई है, तालाब तो अपनी हदें तोड़ चुके हैं, नदियों के भी तटबंध टूट गए हैं। लेकिन एक चीज और है जिसने इस पूरी प्रकृति ने उनको भी बेनकाब किया, वो है बिजली की व्यवस्था। 2 दिन की बारिश में भोपाल जैसे शहर में, राजधानी हम जिसे कहते हैं, 4 इमली से लेकर सीएम हाउस के आसपास का इलाका, 74 बंगले, 45 बंगले, और शिवाजी नगर में भी अरेरा कॉलोनी जो बहुत पॉश कॉलोनी है, 24 घंटे में मुझे लगता है कि 18 घंटे लाइट बंद रही है। अभी भी कई जगह लाइट आ रही है, जा रही है। रमेश शर्मा जी, मेरा आपसे सवाल रहेगा कि क्या ये पूरा मामला बिजली महकमे की जिम्मेदारी को भी एक्सपोज नहीं करता है कि ये जो मेंटेनेंस होता है गर्मी और बारिश के बीच का जो संधिकाल होता है, आखिर वो मेंटेनेंस का क्या हुआ? हमसे बिजली के बिल लिए जाते हैं लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर इस तरह की बारिश में कली खुलती है, 18-18, 20-20 घंटे लाइट नहीं है, लोग परेशान हैं। आपकी राय? देखिए, मोटे तौर पर राघवन जी, किसी भी समस्या को हम 2 प्रकार से देख सकते हैं जी। एक तो उसके कारण पर और एक उसके लक्षण पर। अगर आप कारण पर देखेंगे तो मैं 2 बातों पर जोर देना चाहता हूं। ये बात ठीक है कि लाइट अगर चली गई तो बिजली विभाग की जवाबदारी है, लेकिन अगर हम इसके कारण देखें, बाढ़ के और लाइट जाने के, जैसे मैं उदाहरण भोपाल के बड़े तालाब का दूं, उसके जल स्तर का पैमाना है 1668 फीट और उसमें मीटर लगा हुआ है 1666.68 है ना जी। तो वो जो है वो उतना उसका फार्मूला है, लेकिन ये हमको 1666 या 1668 ऊपर दिखता है। इन सालों में कितना गाद उसके अंदर जम गई है, कितनी मिट्टी बहकर के जम गई है, वो हमको दिखती नहीं। तो कुल मिलाकर के वो जो उसकी जल संग्रहण की क्षमता है वो लगातार घटती चली जा रही है। ये स्थिति केवल तालाब की नहीं है, मध्य प्रदेश भर की नदियों की स्थिति है। तो मैं समझता हूं एक समय हुआ करता था कि गर्मी के दिनों में खाली स्थान की उसकी सफाई होती थी, वो सफाई बंद हो गई है। तो सबसे पहले तो वो किया जाना चाहिए। दूसरा, बिजली जो गई हुई है, जैसे मान लीजिए शिवाजी नगर के क्षेत्र में भी बिजली गई हुई है, तो वो जो पेड़ों की डालें टूट करके गिरती हैं बिजली के तार के ऊपर, उसमें कोई मेंटेनेंस पहले से नहीं कर सकता। इसका जो सर्वे होना चाहिए, नगर निगम को सर्वे करना चाहिए, खास तौर से कौन सा पेड़ कमजोर है। जैसे मान लीजिए शिवाजी नगर में एक पेड़ की डाल टूट करके गिर पड़ी, तो अब वो सारे के सारे तार कट गए और यहां से वहां तक सब फैले हुए हैं। तो कुल मिलाकर के और भरी बरसात में कोई भी भगवान जी ही कर सकते हैं बिजली के तार को ठीक को, क्योंकि उनकी जान को भी खतरा कर्मचारियों की रहता है। तो मैं समझता हूं बरसात आने से पहले ये सर्वे भी होना चाहिए नगरों का, और जहां जहां भी पेड़ हैं, यहां से लाइन जा रही है, कौन से ऐसे पेड़ हैं जो बरसात में गिर सकते हैं, उनको समय रहते काट दिया जाना चाहिए। तो मैं समझता हूं हमको भारत की जो परंपरा रही है वो समस्या के कारण का निवारण करती है, तो हमको इस घटनाओं से सबक लेकर के कारण पर जाना चाहिए। एकदम। दरअसल रमेश जी, कारण ऐसा नहीं कि बारिश पहली बार हो रही है, नगर निगम को भी पता है और बिजली विभाग भी जानता है कि पेड़, अगर तार के आसपास से पेड़ गुजरे हैं तो वो उनको काटते हैं, छांटते हैं। यही है कि अगर लोगों ने अंडरग्राउंड बिजली की बात करें तो अंडरग्राउंड पाइपलाइन भी कर दी है, उसमें पेड़ का कोई चक्कर नहीं है। लेकिन अंडरग्राउंड पाइपलाइन है, उनका कनेक्शन ऐसी जगह से जहां से आपने मेंटेनेंस ठीक नहीं किया, तो कहीं ना कहीं जो पूरी बात है वो सिस्टम पर आती है, और वो सिस्टम है नगर निगम और बिजली। ये जो चीजें हैं, अगर ये नहीं जागेंगे तो ये स्थितियां बनी रहेगी। इसमें जिम्मेदारी तय करने की बात है और उसके बाद उनको दंड देने की बात है, सजा देने की बात है। रघुवर जी, क्या सीहोर और आसपास के इलाके में, क्योंकि गांव में तो जब बिजली जाती है तो कई बार हफ्तों बिजली गायब होती है, हालांकि अब वो दिन पुराने हो गए हैं, अब 2-4-5 दिन में गांव में बिजली आ जाती है, कई बार सुबह से शाम तक के बीच में बिजली आती है। आपकी जानकारी कि क्या सीहोर में या उसके आसपास बिजली की हालत ठीक है या वहां भी बत्ती गुल है? रघुवर जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? राठी जी, आपकी रघुवर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है। दरअसल बिजली की क्या स्थिति है सीहोर में, क्योंकि बारिश का पानी तो जो पुराना इलाका है, पार्वती नदी उफान पर है, कोलांस की बात करें वो भी बढ़ रही है, तो क्या स्थिति है बिजली के बारे में, बहुत संक्षेप में बताएं। जी, बिजली सवेरे से ही गायब है और शाम को थोड़ी समय के लिए आई, फिर लापता हो गई। शहर के कई इलाकों में थोड़ी अगर बिजली की समस्या हल हुई है तो वोल्टेज की गंभीर समस्या है। वोल्टेज इतना लो है कि हर घर में कोई एक बल्ब जल पा रहा है, कम रोशनी के साथ तो कहीं बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, कंप्यूटर, टीवी वगैरह, इनके हाल बेहाल है, बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं जी। कई घरों में बहुत से लोगों के तो मोबाइल ही डिस्चार्ज हो गए क्योंकि वो चार्ज नहीं कर पा रहे हैं। ये स्थिति है बिजली की। जी, मैं पूछता हूं जो हमारे संवाददाता नर्मदापुरम के, आपकी क्या जानकारी है आपके इलाके में, होशंगाबाद में?
संबंध हमारा उनसे भी कट गया है। हर्षित पांडे जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो सागर में क्या बिजली का हाल है? उनसे भी संपर्क टूट गया है। राठी जी, आप ही बताएं कि क्या स्थिति है अब। देखिए, ऐसा है कि जो पेड़ लगा रहे हैं तो इसमें पर्यावरण प्रेमियों पे भी थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि जब वो वृक्ष लगाएं, पेड़ लगाएं, तो थोड़ा सा बिजली के तार से एक दूरी बना के लगाएं। इसके अलावा हर पेड़ की एक उम्र होती है, उसके कैनोपी को वो करने के लिए उसकी छटाई की आवश्यकता है, जिसकी जिम्मेदारी नगर निगम की है, क्योंकि जो उसका नियम है उसमें नगर निगम को ही पेड़ काटने छाटने का अधिकार है। एमपी भी अपने स्तर पे काम करती है, लेकिन मुझे लगता है जैसा केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि हर चीज के लिए कलेक्टर जिले का मालिक होता है। वो कहीं ना कहीं आप कहेंगे कि हर चीज वो नहीं देख सकता, लेकिन जवाबदारी उसी की है। उसे एमपीबी और नगर निगम की एक ज्वाइंट टीम बनवा के शहर में बारिश के पहले ऐसे पेड़ों का चिन्हांकन करना आवश्यक है, और ऐसे पेड़ों की छटाई और कटाई, क्योंकि उसके जो साधन है, क्रेन है, जो इक्विपमेंट्स लगते हैं, एमपीबी के पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, वो तो कुल्हाड़ी से बेचारे काटने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि एक शामिल टीम होना चाहिए। ऐसी ही डिजास्टर मैनेजमेंट जो मैं कह रहा हूं, जो कमेटी बने, तो वो 5 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर ये सारी चीजों का एनालिसिस कर सकती है। आपके पास मेरे हिसाब से स्मार्ट सिटी के तहत भोपाल में, जितना मेरे नॉलेज में, कि 4 लाख पेड़ जीआईएस मैपिंग में हैं चिन्हित। इनके पास पेड़ों की गिनती तक है, विद फोटोग्राफ है। तो ऐसी सब चीजें जब है, उस डाटा के कंपाइलेशन की बात है, एक साथ बैठने की बात है, तो ये कलेक्टर के अलावा कोई ऐसा अधिकारी जिले में नहीं होता जो सभी विभागों को बुला सकता हो, बैठा सकता हो और कमेटी बना के निर्णय ले सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय केरला ने कलेक्टर को रिस्पॉन्सिबल उसमें माना है, और हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कलेक्टर की ही होती है। जी, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो केरल का फैसला, केरल हाईकोर्ट का, वो एक नजीर है, और वो स्वतः ही पूरे देश में अपने आप लागू होता है, क्योंकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पूरे देश में मिसाल के तौर पर देखे जाते हैं और बाकी राज्य उसको उदाहरण के तौर पर लेकर काम करते हैं। रमेश शर्मा जी, 2006 का रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद है बारिश का। भोपाल या मध्य प्रदेश की हम बात करें, 2006 में जो बारिश हुई थी वो 67 इंच की बारिश हुई थी, और अभी भोपाल में करीब 65 इंच के पास पानी बारिश हो चुकी है। तो ये स्थिति लगता है कि 2 दिन तक पानी और गिरा तो ये हम 70 इंच के आसपास पहुंच जाएंगे अभी, जबकि अभी तो करीब 35 दिन बारिश और होना बाकी है। तो इस पूरे मामले में और सतर्क रहने की जरूरत है। जब बारिश का थोड़ा सा दौर थमे तब नगर निगम, एमपीबी, ये सब मिलकर वो पेड़ जो गिरने वाले या गिर गए उनको हटा दें, जिनकी शाखाएं थोड़ी सी आसपास हो रही है उसकी कटाई छटाई करें, ताकि बाकी दिक्कतें नहीं आ सके। आपकी इस पर अंतिम टिप्पणी। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि बिजली के तारों से लगे हुए जितने पेड़ हैं उनकी छटाई तो की ही जाना चाहिए, और जो पेड़, जैसा कि राठी जी ने कहा, अपनी आयु को प्राप्त कर चुके हैं, उन पेड़ों को भी वहां से हटा दिया जाना चाहिए। और दूसरे जो खाली स्थान है, चौराहे हैं, मोटे तौर पर पेड़ लगना चाहिए, पर्वतों पर पेड़ लगना चाहिए और खाली स्थान पर, मैदान में पेड़ लगना चाहिए। लेकिन एक फैशन हो गया कि नगर में पेड़ लगाने का, तो मैं समझता हूं इस पर भी विचार करना चाहिए कि पेड़ लगाना अच्छी बात है, लेकिन उसको मैदानों में लगाएं, बंजर जमीन पर लगाएं, नदियों का जो कैचमेंट एरिया है वहां पर लगाएं, और विशेषकर वो रास्ते जहां पानी एकत्र होकर के धरती के अंदर से भूगर्भ से नदियों की ओर बढ़ता है वहां पर पेड़ लगाएं। तो मैं समझता हूं थोड़ा सा हमको सोचने की, मानसिकता बदलने की भी आवश्यकता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आज प्रशासन ने बारिश के चलते स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी थी, लेकिन आज जिस ढंग से बारिश हुई है, अभी कोई औपचारिक सूचना तो नहीं आई, लेकिन ऐसी अपेक्षा है, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि कल भी शायद स्कूल बंद रहेंगे। जैसे ही हमारे पास इस पर कोई औपचारिक जानकारी आएगी हम अपने दर्शक, जो अभी हमें अधिकृत जानकारी मिली कि कल भी राज्य सरकार ने, जिला प्रशासन ने स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया, तो कम से कम बच्चे घरों में रहेंगे तो स्कूल में जो दिक्कतें होती है उससे 2-4 नहीं हो जाएंगे, बचेंगे। लेकिन सबको सतर्क रहने की जरूरत है, और जो लोग नदियों किनारे घर बनाते हैं, नाले किनारे घर बनाते हैं, वो सतर्क हो जाएं, बिल्डरों के बहकावे में ना आए, और नगर निगम का जो महकमा है वो थोड़ा सा सक्रिय हो, ताकि बारिश के मौसम में जो दिक्कत होती है उससे बचे। मैं सभी मेहमानों को धन्यवाद करूंगा। रमेश शर्मा जी आपका भी, राठी जी आपका भी, रघुवर दयाल गोहिया जी, हर्षित पांडे, देवराज देव जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद की चर्चा में हिस्सा लिया। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही कि ये आफत की बारिश थोड़ी सी राहत दे। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।